अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मैं इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए आप मेरी तस्वीर नहीं देख रहे होंगे, वॉइस मैसेज मेरा ये चल रहा होगा। मेरे साथ आज जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, आराम शेख साहब मौजूद होंगे और उनसे कुछ सवाल मैं करूँगा और उसका जवाब मौजूदा सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। तहरीके अदम एतमाद क्या आ रही है, उस्मान बुज़दार के हवाले से बात है, सॉरी ये तहरीके अदम एतमाद आ गया, क्या कामयाब हो सकेगी? हम ये कुछ मुख्तलिफ सिनेरियोज देख रहे हैं। पहला सवाल जो हम करने लगे हैं उनसे कि उस्मान बुज़दार जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस का तिया पांचा हो गया और इस मुल्क के लिए क्या क्या हालात और वाक़यात देखने पड़े। इमरान खान साहब को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत नुकसान हुआ कि कैपेसिटी नहीं थी उसमें कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं कई जो है अपना मेंबर्स वो टूटने के लिए तैयार थे, तो उनको साथ क्यों नहीं मिलाया? जब बाकी लोगों को साथ लेकर क्यों नहीं चले हैं? चलते हैं उनसे, पूछते हैं उनका इस बारे में नुक्ता नजर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, आपने डिस्कस करने का मौका दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल हर पाकिस्तानी की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी। पहला सवाल आपका ये है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब अपनी सीट पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दूसरा सवाल आपका फिर मैं आगे चल के लेता हूं कि वो क्या आप क्वेश्चन करेंगे, उसके मुताबिक मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि उस्मान बुज़दार साहब ने पिछले तकरीबन 3.5 साल या 3.25 साल इसमें क्या डिलीवर किया है, ये आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। अगर पंजाब जैसे बड़े सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत हिट हुई है, उसको नुकसान पहुंचा है, तो उसकी वजह उस्मान बुज़दार साहब हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। ना सिर्फ डिलीवर नहीं कर पाए बल्कि मीडिया को भी हैंडल नहीं कर पाए। आप देखते होंगे कि उन्होंने कभी भी मीडिया को उस तरीके से हैंडल कर ही नहीं सके जिस तरह उनको टीम को मीडिया को हैंडल करना चाहिए था। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब अगर तो आप काम के हवाले से भी देखें, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसा उनके पास कोई चीज, मतलब अगर वो इलेक्शन में जाके ये कहें कि मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर ये किया है, तो वो कोई ऐसी टेंजिबल चीज उनके पास नहीं है बताने को कि वो बता पाए कि मैं इस तरह कामयाबी हासिल कर रहा हूं। उस्मान साहब को बदलने का खान साहब को पहले क्यों ना ख्याल आया, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, और अब क्यों ख्याल आया। इमरान खान साहब ये समझते थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कि बड़े नाम के बजाय मैं एक छोटे नाम से भी अगर सुबह चलाऊंगा तो हम डिलीवर कर लेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया था, उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी उनको कहा कि आप इनके साथ हेल्प आउट करेंगे, और वर्चुअली चीफ सेक्रेटरी जो थे वही एक किस्म का सूबा चला रहे थे। बुज़दार साहब के साथ वही सारे अफेयर देख रहे थे। इस्लामाबाद को जितनी रिपोर्टिंग होती थी चीफ सेक्रेटरी साहब किया करते थे, जितने मेजर डिसीजंस हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी साहब किया करते थे। तो वर्चुअली चीफ सेक्रेटरी साहब उस सूबे को चला रहे थे। अगर मैं ये कहूं कि वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे तो गलत ना होगा। तो लिहाजा मामला, जब आपको भी पता है, जब डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर दो चीजें आ जाएं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी, तो मामला कभी भी सीधे नहीं चल सकते। हमेशा डिसीजन मेकिंग इवेंचुअली एक ही बंदे को करनी चाहिए, और फिर उसका कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई प्लानिंग होती है कि आप डिलीवर करते हैं, आप किस चीज के ऊपर प्लान करके लेके चलते हैं कि ये चीज मैं करने लगा हूं, इसको मैं साल बाद 2 साल बाद अवाम में जाके मैं इसको बताऊंगा अवाम में कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरा माइलस्टोन है। चीफ सेक्रेटरी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन कभी भी अवाम से वोट मांगने की नहीं होती, इसलिए चीफ सेक्रेटरी के लिए वो आंसरेबल उस तरह होना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि उन्होंने अगर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना है तो ही हैज टू डिलीवर। अब आ जाते हैं कि पहले क्यों नहीं उनको हटाया गया। पहले बहुत सारी वजूहात थी, कई दफा एक्सप्लॉयटेशन हुई, कई दफा चीजें आई, कई दफा जिद बन गई कि अगर खान साहब ने उस चीज को ये भी देखा कि अगर मैं इस वक्त लोगों की बात मान लूंगा तो कल को मुझे और एक्सप्लॉयट करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं आप खान साहब आप ये भी करें और ये भी करें। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए भी खान साहब ने बाज़ दफा चाहते हुए भी वो डिसीजन नहीं लिया। इस चीज के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब, ये तो हर कोई मुत्तफिक है इसके ऊपर कि उस्मान बुज़दार साहब उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना था। और शनीद यही है कि उस्मान बुज़दार साहब को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब तकरीबन
किसी भी फील्ड में उस तरह से आगे आके डिलीवर नहीं कर पाए, या आप कह लीजिए अपनी टीम को भी इकट्ठा नहीं रख पाए। आज जिस टाइम तहरीक अदम एतमाद आ रही है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर की तो इतनी पावर होनी चाहिए थी और इतनी ग्रिप होनी चाहिए थी अपने अरकान पे कि वो हर एक को लेके साथ चलते और इमरान खान को कहते ये मेरी टीम है और मेरी टीम बिल्कुल मेरा ट्रस्ट है, आपके खिलाफ कोई भी नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब उस पोजीशन के अंदर मेरा ख्याल है कि अभी नहीं है। अभी तो उनका ये हाल है कि अगर पंजाब के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस आएगी तो बुज़दार साहब उस तरीके से अपने अरकान को साथ लेके नहीं चल पाएंगे। कौमी असेंबली के मेंबरान को तो छोड़ ही दीजिए, वरना पंजाब का चीफ मिनिस्टर इतना स्ट्रांग होता है, इतनी उसकी ग्रिप होती है कि वो कहता नेशनल असेंबली के अंदर भी जो अरकान बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कई दफा वो इतना ग्रिप रखते हैं, इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि उनको वो अपनी पार्टी के साथ लेके चलते हैं, वोट डलवाते हैं, चीजें लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम, और मेरा ख्याल है कि काफी टाइम इसके ऊपर ज़ाया कर दिया पंजाब गवर्नमेंट में उस्मान बुज़दार साहब को अपॉइंट करके। एनीवेज आगे चल के देखते हैं कि आगे मजीद हालात क्या हो रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल बड़ा वाज़ेह है। तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी और उसमें मैंने बता दिया था कई हर्डल्स हैं, कई यानी मिसाल रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरमीम, जो कि आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी नहीं है कि इसका इतलाक कैसे होना है। यानी अगर पार्टी लीडर ताकतवर है तो उसने वोट डालने से रोकने के लिए हर कोई काम करना है, क्योंकि उसका मेंबर है वो। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर अमेंड किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो नया जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब वाले, मैं उस जजमेंट से इख्तलाफ करता हूं, उसने वो अपना जुरिस्प्रूडेंस तब्दील करने की कोशिश की है। आप आर्टिकल 89 को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं और उसके लिए रिव्यू फाइल होता है या नहीं, 2 मेंबर जजमेंट है, किसी वक्त में भी वो जजमेंट रिवर्स हो सकती है। लेकिन यहाँ असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरमीम करें, कर किसी ना किसी तरह से ऐसे हालात लेकर आए और आपने अगर इसको मीट करना है तो कर सकें। अच्छा चले छोड़ें इस बात को। शेख साहब आप बताइएगा, क्या तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? मुझे तो नजर आया 19 मार्च एक डेट मेरे पास है, उससे पहले हालात ठीक हो जाएंगे। आपका दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने अभी पूछा है कि क्या ये नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग होनी है इसमें इमरान खान को उसके अगेंस्ट चली जाएगी या इमरान खान इसमें निकल जाएंगे, सुरखरू हो पाएंगे। हमें लगता ये है, जाहिर है बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सहाफी, हम एंकर्स उस तरह खुल के बयान नहीं कर पा सकते बहुत सारी वजूहात की बिना पे, लेकिन हम उसको अपने अल्फाज में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अवाम की आगाही के लिए कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम किस तरह चाहते हैं, क्यों कर चाहते हैं, उसको हम बेहतर करके डिलीवर करें, अवाम तक पहुंचाएं और लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचाएं कि अवाम करना क्या चाह रहे हैं। अवाम को पता चले कि अवाम के पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं इकॉनमी को, अवाम के रोजगार को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और आगे मुस्तकबिल के प्लान्स को। अब अगर आप कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस की वोट कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं कामयाब होती तो फिर क्या होगा। तो चलिए मैं इस पे आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज गुजारिश कर देता हूं। आज आपने देखा पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कौमी इस्लामाबाद में आपने देख ही लिया है कि एक बहुत बड़ी मजहबी जमात के लीडर उन्होंने अपने कुछ कारकुनों को कहा कि आप मेरे जितने भी उधर लेजिस्लेटर्स हैं उनकी हिफाजत कीजिए। उनकी हिफाजत के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री और दूसरी फोर्सेस उधर मौजूद हैं, तो उसके लिए किसी प्राइवेट मलेशिया की जरूरत नहीं थी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके ये इकदाम उठाया गया कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं, मैं अपनी फोर्स दिखाऊं कि मेरी प्राइवेट मलेशिया ये कर सकती है, और उसका नतीजा क्या निकला है वो आप बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने दबे लफ्जों में जो समझदार हैं उनको मैंने इशारा दे दिया है कि क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज 19 तक तकरीबन मेरा ख्याल है, इससे पहले ही ये नो कॉन्फिडेंस का मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि 23 मार्च की परेड आ रही है। 23 मार्च की परेड के साथ साथ इस दफा 23 मार्च की परेड में, क्योंकि आपको पता है MBS को भी इनवाइट किया गया है और भी बहुत सारी डिग्निटरीज को इनवाइट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना डायरेक्शन बदल दी है। पहले पाकिस्तान की डायरेक्शन थी USA एंड वेस्ट, अब पाकिस्तान की डायरेक्शन है ईस्ट। पाकिस्तान ने बिल्कुल 180 डिग्री अपना टर्न लिया है और पाकिस्तान ने अब बिल्कुल चेंज कर लिया अपनी डायरेक्शन।
अब चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, अब हमने एक डिफरेंट ब्लॉक के अंदर चले गए हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, हमने डिसाइड किया कि हमारे लिए यही बेहतर है, पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है, तो हमने एक नए ब्लॉक के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमने उसके ऊपर बड़ा क्लियर कट डिसीजन ले लिया कि अब हम इस ब्लॉक के साथ चलेंगे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ये नहीं है अमेरिका से दुश्मनी, वेस्ट से दुश्मनी, लेकिन हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हुए अपना एक डायरेक्शन ली है और उसके मुताबिक 23 मार्च की परेड में बहुत सारी डिग्निटरीज उसमें आ रही हैं। कभी भी नहीं पाकिस्तान चाहेगा कि वो परेड को खराब किया जाए या उन डिग्निटरीज के आने के वक्त कोई खराब किया जाए, या जो मेहमान ग्रामी आ रहे हैं 23 मार्च और इसके बाद के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएं, इस्लामाबाद में प्रॉब्लम क्रिएट की जाएं। कभी भी ये कोशिश कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जा रहे होते हैं, जब आप फॉरेन पॉलिसी को देख रहे होते हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि चंद दिन पहले अफरा तफरी शुरू कर दी जाए और ये सारे मामला हों। तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इस नो कॉन्फिडेंस को किसी तरह से फेल किया जाए, ऑपोजिशन की कोशिश होगी कि इसको कामयाब बनाया जाए। परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला के लिए नाम आ रहा है, पहले जरदारी साहब ने सजेस्ट किया था, उसके ऊपर नून लीग को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कह रहे थे कि नून लीग बड़ी जमात है, इनकी तरफ से वज़ीर आला होना चाहिए। नून लीग का एक अपना कुछ कंसर्न्स थी, तो वो सारी चीज़ें कुछ आपस में मिक्सअप कर गई हैं। परवेज इलाही साहब को फिर ऑफर हुई दोबारा से, कुछ मामला उधर भी चल रहे हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। इसके अंदर भी काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्लैरिटी आ चुकी है कि किसको करना है, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि उसके ऊपर भी क्लियर एक डिसीजन हो चुका होगा। इतना गुजारिश सिर्फ करता चलूं, नो कॉन्फिडेंस वोट हुकूमत के लिए शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो रवैया रखा इदारों के साथ, चाहे अदालतें हों या पाकिस्तानी फौज के हवाले से, ISI के हवाले से हो, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे, और क्या ये लूट मार या लुटेरे जिनके बारे में ये सारी चीजें, क्या वापस इस मुल्क में आएंगे? पाकिस्तान जब आगे बढ़ रहा है, इमरान खान साहब की पॉलिसी ने बहुत चीजें आगे की तरफ लेकर गए हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज किया है कि पाकिस्तान मैटर्स नथिंग, पाकिस्तान मैटर्स अब नाउ। पाकिस्तान की अपनी एक वक़्त है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और मैं नहीं समझता कि ये जो चले हुए कारतूस हैं, ये लूट मार डाली हुई है। मैंने ट्वीट किया था, उसमें तादाद देख लें कि क्या 50 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं, 25 करोड़ में खरीदे गए हैं, 10 करोड़ में खरीदे गए हैं, वो सर्वे आप खुद देख सकते हैं। चलें शेख साहब, आप बताइएगा आखिर में आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या इन तहरीके, इन सियासी जमातों को रास्ता मिल जाएगा? ये कोई ऐसे हालात पैदा कर सकेंगे? अदर भाई, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज, बाज ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, आपने तो खैर नाम भी ले लिया है, कि वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान की ISI के ऊपर बाकायदा इल्जामात लगाते हैं, और क्या ये मामला इसी तरह चलेगा और इनका कितना इन्फ्लुएंस होगा। पाकिस्तान एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, इसमें हर एक को आज़ादी है कि जो मर्जी अपनी बात कह ले। ये उस वक्त तक उसको आज़ादी है जब तक कि पाकिस्तान की सालमियत पे बात ना आ जाए। अगर इंडिविजुअल्स पे बात आ रही है कि किसी इंडिविजुअल के मुतालिक बात की जा रही है, तो वो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत पे बात आ जाती है, फिर अलार्मिंग बेल्स बज जाती हैं कि यह पाकिस्तान की सालमियत पे बात आ रही है, जैसा कि बहुत दफ़ा पहले हो चुका है। इसके ऊपर बेहतर तो ये होगा कि इफ़हाम और तफहीम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए और इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक दफा आप रियासती अदारों को इसमें घसीट लेते हैं, रियासती अदारों पर इल्जाम शुरू कर देते हैं, आपके पास इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऐसा अदारा है जो इतना प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी आपको डिजास्टर के अंदर हेल्प आउट करती है, बीट अर्थक्वेक, बीट एनीथिंग, फ्लड्स, पाकिस्तान आर्मी आपको हर जगह पे नजर आती है और सपोर्ट कर रही होती है। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान आर्मी, अब मेरे बहुत सारे क्रिटिक्स वो कहेंगे कि ऐसा होता है,
लेकिन मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान आर्मी लोगों की ज़मीनों पर इस तरह कब्जे करती हो। मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो क्रिटिक्स जो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है वो इधर लिखेंगे अभी कमेंट्स में और बोलेंगे कि नहीं जी पाकिस्तान आर्मी तो कब्जे करती है, लेकिन जब आप उनसे प्रूफ मांगेंगे तो उनके पास प्रूफ नहीं होगा, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा, सिर्फ इल्जामात की हद तक वो करेंगे। नहीं करना चाहिए अपनी ही फौज के साथ। ये इसराइल की फौज नहीं है, ये भारत की फौज नहीं है, ये वो फौज है जो अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर रही है। आपके बिल्कुल साथ भारत है, 6 टाइम्स बड़ी फौज है, शायद दिफाई बजट उनका हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है। ये वो फौज है जो उसका मुकाबला कर रही है। ये वो फौज है जिसने आपको सीरिया बनने से बचाया, इराक बनने से बचाया, लिबिया बनने से बचाया। इसने हर तरीके की फाइट अपने मुल्क के अंदर भी लड़ी और मुल्क से बाहर भी लड़ी। आपने देखा 9/11 के बाद हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी फाइट चली है, हमारी आर्मी ने किस तरीके से वो फाइट, कितनी कुर्बानी दी, कितने जवान बच्चे शहीद हुए। आज जाके उनके माँ बाप से पूछें वो शहादतें किसके लिए दी गई। वो इस पाक धरती के लिए दी गई। वो इस पाक धरती, वो धरती जो हमारी माँ है, जिसमें हमारे बच्चों ने बड़े होना है, जिसमें हमारे माँ बाप की कब्रें हैं, जिसमें हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, ये उस धरती की मैं बात कर रहा हूं। अगर आज ये धरती है तो हमारी इज्जत है, अगर आज ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है। जैसा भी है हमने इसको ठीक करना है, हमने मिलकर ठीक करना है। लेकिन अगर हम अपने अदारों को कमजोर करेंगे, इल्जामात लगाएंगे, तो हर चीज है। आपके क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ भी मैं आता हूं कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई रोल मिलेगा अगले इलेक्शन। जी हां, बिल्कुल बहुत टफ होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को एक चीज ने बड़ा हिट किया, वो है महंगाई। हालांकि वो वर्ल्ड ओवर महंगाई हुई है, लेकिन ऑपोजिशन ने ये बयानिया एंडोर्स करवा दिया आम पब्लिक के अंदर कि इमरान खान ने महंगाई की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, ये बयानिया बकायदा अवाम के ज़हनों में डाल दी है। और आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह इलिटरेट अवाम कितनी है, जिसको समझ ही नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो यही कहते हैं हाँ इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों पे मैं उनसे मुतफिक भी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी समझता हूँ कि अगर जिस तरह डॉलर रेट है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही गलत रेट है। पाकिस्तान का 178, इट्स रिडिकुलस। हमारा डॉलर रेट 110, 120 इससे ऊपर नहीं होना चाहिए था। भारत का 75 है, बांग्लादेश का 84 है। तो मतलब ये हमें इस तरफ ड्रैग किया गया, IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान अगर चॉइस होती तो पाकिस्तान कुछ कर लेता, लेकिन पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं थी। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे अगेंस्ट थी। बहरहाल अब वापस आता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ कि वाकई मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल अगले इलेक्शन बड़े टफ होंगे। तमाम पार्टीज को पूरा कलीदी किरदार मिलेगा कि अपना अपना रोल प्ले करें, और जो पार्टी जीतेगी अवाम के वोटों से वो अपनी हुकूमत बनाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। जहां तक मामला रह गया इंपॉर्टेंट कलीदी पोजीशंस का, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है तो उसको पोजीशंस भी मिलेंगी। अगर वो नहीं जीत पाती फिर वो इल्जाम लगाएगी धांधली हो गई, जो कि जिस तरह के हर दफा लगती है धांधली के इल्जाम। तो ये तो एक कॉमन रूटीन है पाकिस्तान के अंदर। इन चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की वोटिंग, इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। ये चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की करेगा, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया इन चीज़ों के डिस्कस करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो आपके नाजरीन सुन रहे हैं उनको इसमें से अपनी मर्जी का आंसर भी मिल गया होगा, और हमने कुछ इशारतन कुछ बातें की हैं जो हम नहीं कर सकते थे, तो वो भी उनको जवाब मिल गया होगा। जी, आपने इस प्रोग्राम में सारी चीज़ें देख ली हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने सही हालात और वाक़यात रखूं। उस्मान बुज़दार मैं बहुत पहले कह चुका हूं, मेरे ट्वीट्स चल रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि वो उसके जाए बगैर गुजारा नहीं है। कई रीज़न्स हैं, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, इमरान खान साहब के ज़ात पे कोई नहीं। ये पहली तहरीक अदम एतमाद देख रहे हैं, इसमें करप्शन ही कोई, यानी एजेंडा लूट मार का एजेंडा है। उस्मान बुज़दार ने जाना ही जाना है। तहरीक अदम एतमाद जैसे मैं बता चुका हूँ 19 से पहले नाकाम होनी है, और इमरान खान साहब से शेख साहब की अगर मुलाकात हुई है तो वो आपके सामने उन्होंने कुछ चीज़ें रख दी हैं। और बाकी आपको पता है आज 11 मार्च है, शुरू में बता नहीं सका, और 2022 है। और कोशिश की है
कि आप तक असल हालात मैं सामने रख सकूं। कौम को अब आगे की तरफ बढ़ना है। कौम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मौरूसी सियासत पाकिस्तान में ख़त्म होनी है। यहाँ असूलों की सियासत चलेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने एक नई जहद रखी है, नए असूल रखे हैं सियासत के अंदर। 100% परफेक्ट कोई नहीं है, मगर याद रखिएगा अब चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बात तो मैं बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की अंसारुल इस्लाम ने ये जो कुछ किया है, क्या है जमहूरियत में ये जायज़ है? स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी क्या साबित करना चाहते हैं? तमाम सियासी जमात को इस इक़दाम की सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए। इस तरह की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है जो कुछ हुआ है। और कल पर्चे होंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये कहेंगे जनाब हमारा राइट फंडामेंटल। कौन सा फंडामेंटल राइट है जी? किसको इजाज़त है इस तरह की डंडा फोर्स रखने की? फैटफ में आपके साथ क्या हालात हो रहे हैं और ये चीज़ें सारी आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। जो कुछ हुआ जरा इन वीडियोस के जरिए आप देख लीजिएगा, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, जरा वो भी देख लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरी के साथ इजाज़त दी।